उत्तर प्रदेश में बीजेपी में एंट्री करने वाले जतिन प्रसाद के हाथ क्या लगा है? क्या वो उससे संतुष्ट हैं? क्या जतिन प्रसाद महज कुछ दिनों के इस मंत्रिमंडल को लेकर तसल्ली बख्श हैं? आखिरकार जतिन प्रसाद का नाम ब्राह्मणों का वोट जुटा पाएगा या ब्राह्मणों की नाराजगी को खत्म कर पाएगा? कई ऐसे सवाल हैं जो कि खड़े हो रहे हैं इस बात को लेकर कि जतिन प्रसाद का नाम नंबर 1 पर मंत्रिमंडल विस्तार में जरूर रख दिया गया, लेकिन आखिरकार इसका असर क्या पड़ेगा और खुद शामिल किया गया ये मंत्री खुश है या नहीं? देखिए, जतिन प्रसाद को कैबिनेट मिनिस्टर बनने में और चुनाव से चंद महीने पहले कैबिनेट मिनिस्टर बनने से क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा, अब ये बही खाते तो अब नहीं खोले जा सकते। और इन बही खातों से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि आखिर मैं आपसे सवाल करूं कि जितेंद्र प्रसाद जो हाशिए पर थे इतने दिनों से, उनके पास क्या विकल्प था? देखिए, लाभ हानि तो वहां देखी जाती जहां पर एक नेता के पास कई विकल्प हों कि भाई केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती और वहां पर उनको मंत्री बनना होता, और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और यहाँ पर भी उनको मंत्री का ऑफर हो, तो हम एक कंपेयर कर सकते थे कि वहाँ वो राज्य मंत्री बन रहे थे, यहाँ वो कैबिनेट मिनिस्टर बन रहे हैं और उनके मुख्यमंत्री बनने के चांसेस। लेकिन जिस आदमी के पास कोई विकल्प नहीं है, जो बार बार चुनाव हार रहा है, और अगर आप कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में स्थिति देखें तो मुझे नहीं लगता है कि पार्टी से वोटर्स को कोई उम्मीद है। पार्टी से जो चुनावी पंडित हैं वो कहीं कांग्रेस को देख रहे हैं। अगर चुनाव है तो आप किसी से भी पूछ लीजिए कि ये चुनाव सीधे तौर पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में, और कांग्रेस इसमें कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। और जहां तक बीएसपी की बात है तो बीएसपी हो सकता है कि जो सीटें लेकर आए और अगर हंग असेंबली होती है तो बीएसपी की तरफ लोग ध्यान दे सकते हैं, तब बीएसपी की अहमियत हो सकती है। तो इस पूरी स्थिति का अगर आप आकलन करेंगे तो उनका कांग्रेस छोड़ना, बीजेपी में आना, और बीजेपी में उस समय आना जब बीजेपी को एक ब्राह्मण नेता की जरूरत थी, तो अपने करियर के हिसाब से उनका एक मूव सही है जतिन प्रसाद का। जिस तरह से आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का मूव कर सकते हैं, या आप और जो कुछ नेता गए हैं असम में, जो उनकी एक अभी नेता गई हैं वहाँ पर, उन्होंने भी पार्टी छोड़ के तृणमूल में शामिल हुई हैं वो। तो अगर इस गणित के आप हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि जितेंद्र प्रसाद के लिए मायने ये हैं कि वो कई सालों बाद उनका खाता फिर से खुला है सत्ता में, वो फिर मंत्री बने हैं, दिल्ली की जगह लखनऊ में मंत्री बने हैं। और जो उनकी पिताजी की विरासत थी, खासकर तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के और रोहेलखंड के क्षेत्र में, जो जितिन बाबू की जो एक धमक थी एक खास वोटरों के बीच में, उस विरासत को आगे बढ़ाने में अब ये देखना होगा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे 3-4 महीने वो क्या करते हैं। लेकिन एक अच्छी शुरुआत है, और पहले भी मैंने कहा कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मंत्री बनना, शपथ लेना उनके लिए एक अच्छा, आप कह सकते हैं, कदम है जहाँ तक उनके करियर की बात है। अब बीजेपी को इसको कितना फायदा मिलता है ये देखना होगा। लेकिन पूर्वांचल में जो ईस्टर्न यूपी है, खासकर इलाहाबाद से बनारस और बनारस से गोरखपुर, ये जो ट्रायंगल है, इसमें जो ब्राह्मणों की नाराजगी है, जिसके पीछे कुछ खास कारण हैं। गोरखपुर में ठाकुर बामन की जो लड़ाई है और ये सारी चीज़ें हैं, अगर मैं उसका बहुत जिक्र करूंगा तो मैं डेविएट कर जाऊंगा। लेकिन ब्राह्मणों का एक तबका योगी जी से नाराज है, उनकी कुछ नीतियों से, उनके कुछ फैसलों से, जिसको एक कास्ट एंगल से भी देखा जा रहा है। वहाँ पर बीजेपी के लिए जितेंद्र प्रसाद का चेहरा कुछ ना कुछ मदद जरूर करेगा।